की रहनुमाई कर रहे हैं। आज से काफ़ी लंबे समय से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे याद है इसी रैली के दौरान दिसंबर 2013 को जब ललकार रैली हुई थी तभी भाजपा के आला नेताओं ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब वो प्रचार समिति भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने भी आह्वान किया था कि 370 बड़ी जटिल समस्या है, लेकिन साथ साथ उसके बाद कोई बड़ी समस्या है तो ये 60,000 जो 60,000 डेली वेजर्स है ये भी एक बड़ी समस्या है। जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप सिंह का भी स्वागत है। शुरुआत में जयदेव रजवाल से करूंगा। रजवाल साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं और ये रैली को इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि 2013 में जब 2014 के प्रचार शुरू हुए थे, दिसंबर 2013 में रैली शुरू की गई थी मौलाना आजाद स्टेडियम से, ललकार रैली उसका नाम था, उसको भी जम्मू से शुरू किया गया था। यानी 2014 के लोकसभा के चुनावों का प्रचार यहाँ से शुरू किया गया था। इस रैली को लेकर के आपको क्या उम्मीद है? विनोद जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत बड़ी रैली को यहाँ पे वो एड्रेस करने जा रहे हैं और एज यूजुअल कि एक अच्छी शुरुआत माता जी के चरणों से एक बिगल बजेगा यहाँ से जी। और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है 370 प्लस और एनडीए की अगर बात करें तो 400 को भी पार करेंगे इस बार, उसको हम सब लोग पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिस तरह से कल कतर से हमारे नेवी के जो वेटरन्स थे उनको मौत के मुंह से वहां से लेकर जो आए हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की। और सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा अगर हम लोग इजराइल की बात करें, बाकी जगहों की बात करें, अफगानिस्तान की, सीरिया की बात करें, जिस तरह से ट्रैप्ड लोगों को वहां से लेकर उन्होंने किया, ये एक बहुत ही बड़ा जो ऐतिहासिक काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और कल की खबर से तो पूरा हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है कि जो उनकी नीतियों से ये सब पॉसिबल हो पाए। जगदीप जी, आप हमेशा ही विदेश नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को क्रिटिसाइज करते रहे हैं और आप हमेशा कहते रहे कि देश में कम और प्रधानमंत्री विदेशों में ज्यादा घूमते हैं। और आप ये भी तर्क देते रहे हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन कतर एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का कद निरंतर बढ़ा है। विनोद जी, शुक्रिया, आभार। निश्चित तौर पर जब कभी बात होती है भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उस पटल पर स्थिति क्या है तो चौतरफा बात होनी चाहिए। आज जैसे रजवाल साहब बड़े बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक हैं, अच्छी डिबेट करते हैं, बातों को बढ़िया तरीके से तोड़ मरोड़ कर भी पेश करना जानते हैं। पहली तो बात ये नहीं, मैं आ रहा हूँ जो जी क्रेडिट दे रहे हैं निश्चित तौर पर वो क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी वो भी हमें पता होनी चाहिए। और अगर हम बात ओवरऑल करें, मालदीव जैसा छोटा मुल्क, जब मैं बात करता हूँ जनाब, आपको याद होगा एक इतिहास रहा है कि जब कभी वहां से कोई राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले माथा टेकने वो भारत आता था। आज स्थिति ये है कि छटांग भर का मुल्क है और उस मुल्क ने जिस तरीके से दावा किया अपनी संसद में खड़े होकर वहां के राष्ट्रपति ने कि हमने भारतीय नौसैनिकों को यहां से खदेड़ दिया, ये एक बड़ी, मैं समझता हूं, चिंताजनक और शर्मनाक बात भी थी इस देश के लिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें छोटे मुल्कों की हम बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हम जानते हैं, पाकिस्तान तो जग विदित बात है कि भरोसे का कत्ल करता आया। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं अपने आस पड़ोस तमाम मुल्कों की, तो कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये बात जरूर है कि जब हम बखान पर उतर आए, जब हम सिर्फ स्तुति गान पे उतर आए तो फिर हम चाहे जो मर्जी कहते रहें। फिलहाल मुद्दा आज की डिबेट का मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमद से जुड़ा है। तो जब भी आप सवाल पूछेंगे मैं बड़े विस्तृत ढंग से आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या वादे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी, जो बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और उस ललकार रैली जिसे ऐतिहासिक बताया जाता है, जिसकी हुंकार से बड़े बड़े वादों, बड़े बड़े दावों की बात की गई, जमीनी सतह पर, ये मेरी बगल में बैठे हैं पीएचई को रिप्रेजेंट करने वाले भाई साहब, ये ज्यादा बेहतर आपको बता देंगे जब 1.5 लाख मुलाजिमों की बात आएगी। इसके अलावा अगर माननीय प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता से
कि और कुछ करे ना करे, कम से कम हमें हमारा जो स्टेटहुड है वो वापस दिलवा दे। बहुत मेहरबानी होगी, बड़ा शुक्रिया होगा। आपने शब्द इस्तेमाल किया स्तुति गान। मुझे लगता है कि जयदेव रजवाल जी को इस शब्द से आपत्ति है। क्यों जयदेव जी? देखिए विनोद जी, आप एक चीज देखिए, डिबेट में हम लोग बैठे हैं, कतर की हम लोगों ने बात की। कतर की जब हम लोगों ने बात की तो इन्होंने धन्यवाद नहीं किया माननीय प्रधानमंत्री जी का, और इन्होंने घुमा के बात को कहीं से कहीं लेकर जाने की कोशिश की। एंड दिस इज व्हाट कांग्रेस पार्टी इज डूइंग। और ये इनका एक तरीका है बात करने का कि जो हकीकत है, पूरी दुनिया जिस चीज को मान रही है, ये उसको मानने को ही तैयार नहीं है। मालदीव्स की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक ही फोटो खिंचवाया, एक ही फोटो से मालदीव्स की क्या पोजीशन होगी ये बताने का चेष्टा नहीं करेंगे। भारतीय नौसैनिकों की वापसी हुई, उस पर बता दीजिए। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। और मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इस टाइम पे जन जन में जो जिस तरह से उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है, लोग उनको प्यार कर रहे हैं और उनकी नीतियों को लेकर चल रहे हैं। विनोद जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट और क्लियर है कि आने वाली जो इलेक्शंस है 2024 की, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी सफलता यहां पे हासिल करने जा रही है, ऐतिहासिक सफलता यहां पे हासिल करने जा रही है। और ये चीज इन सब लोगों को पचती नहीं है और उसका एक अलग से प्रिसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाता है। जी, महाना जी को भी लग रहा है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है जो भाजपा के नेता कह रहे हैं। महाना जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मुझे बुलाते हैं अपने स्टूडियो में डिबेट के लिए। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। हम स्वागत करते हैं दिल खोल के उनका, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अलग बात है। बट दो चीज़ें मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आज आए हैं उनसे पूछना चाहती हूँ। सिर्फ दो चीज़ें, कि ये पार्टी आपकी हमेशा ब्लैक एंड वाइट की बात क्यों करती है? ब्लैक एंड वाइट की जब मैं बात करती हूँ तो या तो बात होती है, देखो जी 370 से पहले कुछ नहीं था और 370 के बाद हमने आज कितना कुछ कर दिया है। अगर कितना कुछ कर दिया है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रवक्ता साहब से कि ऐसा क्या आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है 370 हटाने के बाद, आप बताएं मुझे। अब मैं उंगलियों पे गिन के बताती हूँ। देखिए, जो स्मार्ट सिटी है उसमें मेरा ख्याल 23 से 26 पॉइंट्स हैं। तो स्मार्ट सिटी के लिए सुंदर और स्मार्ट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सुंदरता अलग है। आपने सिटी को सुंदर कर दिया, सारे दीवारों पे पोस्टर्स बना के, देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स लगा के, मंदिरों का अलग अलग वो करके, लेकिन स्मार्टनेस कहाँ है? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है ये हमें पहले समझना पड़ेगा, जो इनकी सरकार ने शुरू किया। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर का क्या किया इन्होंने? कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एजुकेशन सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर को आप देखें, कुछ नहीं हो रहा। आप देखें सैनिटरी एंड हाइजीन की अगर मैं बात करूं, जगह जगह पूरे स्मार्ट सिटी में ढेर लगे हुए हैं कूड़ों के, कुत्ते घूम रहे हैं, रोज कोई ना कोई आप देखते हैं न्यूज में आता है, उसको काट दिया, बुजुर्ग को काट दिया। सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने सुलभ शौचालय वहां बनाए हैं जहां इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं। आपने उन झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ ध्यान दिया है जो दूसरे एरियाज में भी है। आप भिटिंडी जाएं, आप सुंजवा जाएं, वहां पे भी झुग्गी झोंपड़ियां हैं। और वो सारे लोग, वो सारी नॉर्मल जनता, जितनी भी वहां पे नाले हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। निर्मल जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। आप नहीं जिक्र करेंगी, आप जिक्र करेंगी हेल्थ सेक्टर का और एजुकेशन सेक्टर का, जिसका आप डिडोरा पीटती हैं। आप जिक्र नहीं करेंगी लिकर पॉलिसी का, जिक्र नहीं करेंगी जिसकी वजह से आपका हेडक्वार्टर ही तिहाड़ जेल बना हुआ है। यहाँ पर भी लिकर पॉलिसी को लेकर के लोगों को बहुत आपत्ति है, लेकिन आप जिक्र नहीं करेंगे। मैं उसी पे आ रही थी। देखिए, मैं डिफरेंट नहीं, आप पूरी बात मुझे करने दीजिए। मैं उसी की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं शुरू हुई हूँ एजुकेशन से, हेल्थ से, हाइजीन पे, और मैं धीरे धीरे उसी पे आ रही हूँ। आप देखिए, आज ड्रग्स मेनेस इतना ज्यादा है, हर तीसरे घर में ओवरडोज से जवान बच्चों की मौत हो रही है। कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। कारण क्या है? इन्फ्लेशन। कारण क्या है? बेरोजगारी। हर तीसरे दिन धरने पे लोग बच्चे बैठे हुए हैं। और लिकर की जहां मैं बात करूं, ये जो मेरा
स्टेट थी ना, ये मंदिरों का शहर आज इन्होंने शराब की दुकानों का शहर बना के रख दिया है। और दुकानें भी मजेदार बात है वहां खोल रहे हैं जहां स्कूल कॉलेजेस के आसपास खोल रहे हैं, नॉर्म्स के अगेंस्ट खोल रहे हैं, नॉर्म्स के अगेंस्ट खोल रहे हैं। राजेंद्र जी आपके पास लौटते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं।